सभी को नमस्कार और मेरे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 19 वो विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है और आज की तारीख बेटा हमारी 4/12/2020, दिन हमारा शुक्रवार का। तो सभी प्यारे बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक बेटा हमारा वायु कि एयर क्या होती है। ठीक है, एयर क्या होती है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे समझने का प्रयास करें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो देखो बेटा, शुरू करते हैं वर्कशीट। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट नंबर है डायग्राम, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आपने देखा होगा जब हवा चलती है, वायु जब चलती है, तो आपने देखा होगा जब भाई कोई ये लड़की है, ये छतरी लेके निकली, छाता लेके बाहर निकली, तो आपने देखा होगा जब तेज़ हवाएं चलती है तो हमारी छतरी का क्या बन जाता है, फूल बन जाता है। और ये बड़ा मज़ेदार होता है। सभी बच्चे देखते हैं ना कि हमारे छतरी का क्या बन गया, फूल। हम थोड़े अचंभित हो जाते हैं, अरे यार कितनी तेज़ हवा चल रही है, तो हमारी छतरी का क्या बन जाता है, फूल। तो ये स्थिति आपने देखी होगी। भाई क्या आपने ऐसा कुछ देखा, महसूस किया? ये सब किसके कारण होता है, पवन। तो पवन को हम वायु भी बोलते हैं। ओके, अब देखो जब तेज़ हवा चलती है तो हमारे बाल, तो यहाँ पे जो लड़की के बाल है तो ये दिखा रहा है, तो इसके बाल भी क्या खुले हुए हैं, तो ये हवा के माध्यम से इधर उधर फैल रहे हैं। और जब तेज़ हवा चलती है तो हम सब ने देखा कि धूल भरी मिट्टी इधर से उधर उड़ती है, वो हमारी आंखों में भी फैलते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में स्पष्ट दिखा गया है। और देखो, ये जब हवा चलती है तो हमारे जो कपड़े बाहर सूखे रहते हैं वो भी क्या लहराते रहते हैं। और जब तेज़ हवा के कारण ये पेड़ों के पत्ते भी झड़ते रहते। तो इन डायग्रामों के माध्यम से बताया गया है कि ये सब किसके कारण होता है, पवन के कारण, जिसे हम वायु भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे आगे और क्या चर्चा की गई है। तो देखो, पवन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई ये हवा पवन क्या होती है। कि उच्च दाब से, बेटा ये याद कर लेना बेटा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं बेटा, हम पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। पवन धीरे भी चलती है, पवन तेज भी चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती है। और आपने देखा होगा कि जो चीज़ भाई कपड़े वगैरह, तो अगर अत्यधिक तेज पवन चल रही है तो क्या है बेटा, उड़ा ले जाएगी। और तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ती है। तो ये सब आपने देखा ही है। ठीक है बेटा, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि उच्च पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की वायु दाब की ओर चलती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम पवनों के प्रकार कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। बेटा पवन यहाँ पे 3 प्रकार की दिखा रखी है हमें, कि एक स्थायी पवन और दूसरी हमारी गए कि जैसे ये पहले हम चर्चा करेंगे स्थायी पवनों के बारे में। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते हैं। ये कैसी दिशा में चलती है, निश्चित दिशा में। तो वो कौन कौन सी होती है, वापरिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। अब देखो, इसमें स्थानीय पवन है, फिर उनके बारे में चर्चा। स्थानीय स्थायी, ये स्थानीय पवनें हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। अब जो स्थानीय पवनें हैं, तो आपके जहाँ भी रहते हैं तो आपने देखा होगा कुछ पवनें ऐसी है कि किसी दिन चलती है, किसी दिन नहीं चलती, वर्ष में 1-2 बार चलती है, तो एक निश्चित समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवनों को क्या कहा जाता है, लू के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने देखा होगा भाई गर्मी में जब पवनें चलती है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार लू चल रही है। क्या चल रही है, लू चल रही है। ओके, अब देखते हैं मौसमी और सामयिक पवनें। ठीक है, कि पहली हो गई हमारी स्थायी पवनें, दूसरी हो गई हमारी स्थानीय पवनें, तीसरी हो गई मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, तो ये हमारी 3 पवनें हो गई, इन्हें हमें याद कर लेंगे। स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। ठीक है, देखो इसमें देखो ये जो वात दिग्दर्शी का प्रयोग होता है ये पवनों की दिशा नापने के लिए। तो बेटा ये यंत्र है, तो इससे हम पवन की दिशा, जो हवा की दिशा को हम नाप सकते हैं, भाई कौन सी पवन कितनी तेज चल रही है। ठीक है बेटा, इसको हम याद कर लेना है कि पवनों का कौन सा यंत्र है
माध्यम से हम पवन की दिशा को नाप सकते हैं। तो वात दिग दर्शी, ठीक है बेटा, इसे हम याद कर लें क्योंकि एग्जामों में पूछा जा सकता है आपके। अब देखते हैं आगे। ओके, अब प्रमुख वायुदाब व एवं पवन है। भाई वायुदाब पेटियां और पवनें क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वायु में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, कि जो अंतर वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिया। अब देखते हैं हम भूमध्य निम्न दाब, जिसे हम डोल ड्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी तक फैला हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने जो देखो ये भूमध्य रेखा हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो देखो बेटा ये जो पवन है डोल ड्रम, तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है बेटा। ये हमारे, तो ये 5 डिग्री तो इधर और 5 डिग्री ऊपर, तो 5 डिग्री ऊपर क्षेत्र में फैला हुआ, तो इसके आसपास ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है। कैसा रहता है? क्यों इसका तापमान बिल्कुल यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम होता है। और वायुदाब भी क्या, अब आप एक चीज़ नोट करना, जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे वायुदाब हमेशा कम होगा, और जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ पे जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे वायुदाब अधिक होगा। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रम में खिसकाव होता रहता है। तो आपने यहाँ पे भूमध्य रेखा के डोल ड्रम के बारे में जान लिया कि यहाँ पे 5 डिग्री नीचे उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में ये फैला हुआ क्षेत्र है। अब देखते हैं हम आगे कि उपोष्ण उच्च दाब, जिसे हम हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं, यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी के आसपास है। अब देखो यहाँ पे उपोष्ण है, तो उपोष्ण बेटा ये रहा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में आपको अच्छे से दिखा रखा है। अब ये 30 डिग्री तो ऊपर यहाँ पे यूँ रहता है और 30 डिग्री ये नीचे रहता है, इसके आसपास ये फैला हुआ है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है। देखो बेटा इसमें मुख्य बात है कि अधिक तापमान रहते हुए भी, अपने पिछले में पढ़ा था कि जहाँ पे पूरे वर्ष में अगर अधिक तापमान रहता है तो वहाँ पर वायुदाब कैसा होगा? कम है, लेकिन यहाँ पे अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है, तो ये एक अपवाद है, ठीक है। भूमध्य पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहती है। अब जैसे देखो बेटा यहाँ पे मान लो कोई पवन उठी तो ये ध्रुवों की ओर जा रही है, किधर जाएगी? ध्रुवों की ओर जाएगी। ये फैलती जो भाई सब जगह ये फैलेगी तो उठेंगी ये पवन तो आसपास जाती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण, अब जैसे हमारी पृथ्वी यूँ घूमेगी, ठीक है, घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। अब ये किस ओर विक्षेपित हो जाती है? पूर्व की ओर विक्षेपित ये होती जाती है, इस तरह ये हो, ठीक है बेटा, तो इस तरह ये होती जाती है। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है, और जब ये ठंडी हो जाती है तो वायु क्या करने लगती है? उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं, अब देखो इसमें भूमध्य रेखा की बात आई है, तो ये हमारी भूमध्य रेखा की ओर है चलती है, इन्हें हम व्यापारिक पवनें कहती हैं। कि देखो ध्यान रखना है कि जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को हम दोनों गोलार्ध में सनातन या पछुआ पवन भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ बेटा आपको अंडरलाइन कर लिए और इन्हें याद भी हमें रखना है। ओके बेटा, अब देखते हैं हम तीसरा अधो ध्रुवीय निम्न दाब। पहले हमने भूमध्य रेखा निम्न दाब की चर्चा की, फिर उपोष्ण, अब करते हैं हम अधो ध्रुवीय, कि दोनों गोलार्धों में लगभग 40 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से ओर आने वाली पवनें, दक्षिण ध्रुवीय पवन और सनातन पछुआ पवन टकरा कर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। कि मतलब इधर से भी पवन टकराएगी और इधर से भी पवन टकराएगी, एक सीमित एरिया में ये यहाँ पे टकराएंगी। तो देखो ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब यहाँ पे बनेगा, सनातन जो ये अब दिखा रहा है और ये ध्रुवीय पवन, तो ये जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। यह तापमान कम होने के कारण वायुदाब भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। क्लियर बेटा? अब ध्रुवीय उच्च दाब, यह दोनों गोलार्ध 80 डिग्री
दोनों का 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। तो देखो बेटा ये हमारे इसमें यहाँ पे ये 90 डिग्री और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। ओके बेटा। और बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पवन चलती है कि निम्न वायुदाब की ओर। अब जैसे आपने देखा कि उच्च दाब से निम्न वायु की ओर क्या चलती है, हमारी पवनें चलती हैं। ध्यान रखना ये रहा कि उच्च दाब वाले से निम्न वायुदाब की ओर हमारी पवनें चलती हैं, तो सब ध्रुवीय पूर्वीय पवनें चलती रहती हैं यहाँ पे। तो बेटा ये जो डायग्राम है आपकी नोटबुक है, जो किताब है, उसमें भी अच्छे से दिखा रखा है, तो आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें बेटा एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि देखो साइड 23 डिग्री, ये आपसे पूछ लिया कि कर्क रेखा की कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री। इसे हम 23/23 से 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा बसी हुई है, और मकर रेखा हमारी ये रही, और ये हमारी हो जाएगी भूमध्य रेखा। ये 3 रेखाओं का हमें ध्यान रखना है मैप में कि हमारी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, भूमध्य रेखा 0 सेंटीग्रेड पे, और हमारी मकर रेखा यहाँ पे ये रही, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो पहला पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर देना हमें, पवन को परिभाषित कीजिए। तो आपने वर्कशीट में पहले यहाँ पे ये रहा, तो हम पहले क्वेश्चन में ये आंसर हम लिख देंगे कि उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवन हल्की चीज़ों को उड़ा लेती है, और तूफान के रूप में मौजूद पेड़ों को भी ये उखाड़ देती है, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अब मिलान करें पवन के प्रकार। अब देखो बेटा इसमें हमने चर्चा की, तो देखो यहाँ के अनुसार हम इसे पढ़ेंगे। तो देखो आपने वर्कशीट में अगर आपने याद किया अच्छे से, तो देखो स्थायी पवन कौन सी है, हमारी व्यापारिक वाली पवन, तो हमें पहले को हम तीसरे से मिला देंगे, ओके। और स्थानीय पवन कौन सी है, हमारी स्थानीय पवन हमारी लो हो गई, क्योंकि ये चलती है हमारी, सॉरी यहाँ पे ये हमारी लो वाली, तो दूसरे को हम पहले से मिला देंगे। और मौसमी पवन हमारी मानसूनी पवन हो जाएगी। देखो इसमें हम ये दे रखा है मानसूनी, और इसमें हमारी ये लो, और ये हमारी व्यापारिक पवन है। तो इस प्रकार हम इसे मिलान कर लेंगे, ओके बेटा। इसके क्वेश्चन तो 2 ही हैं, लेकिन बेटा ये जो वर्कशीट है ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट भी कर लें, और इन डायग्रामों को भी बना लें दोनों को, ठीक है। ये इनके माध्यम से आप ये दोनों चीज़ समझ सकते हैं कि मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ बसी हुई हैं, और दक्षिणी ध्रुव ये जो ऊपर का रहता है ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे का ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। इन ध्रुवों को भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ध्रुवों पे हमेशा उच्च वायुदाब पाया जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कैसा पाया जाता है, उच्च वायुदाब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक गतिविधि इस पे नीचे दी गई है कि अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में भी पता लगाएंगे। तो ये एक्टिविटी आपको किताब के माध्यम से पढ़नी है और इसे समझना है, ओके बेटा। और अपनी नोटबुक में भी आप नोट करेंगे। और ये बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें, और इसे आपकी सामाजिक कॉपी में नोट भी करना है, और अपने टीचर से चेक करवाना है। और सभी बच्चे कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का जरूर प्रयोग करें, मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, ओके। लाइक वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।